नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर रही है कि करके जाने के दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच अच्छी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से चीन पर किया है डिजिटल स्ट्राइक। 47 और ऐप चीनियों को बैन कर दिया। जी हाँ, चीनी 47 ऐप को बैन कर दिया गया है और इसके बाद पबजी और अली बाबा पर है जल्द ही कसेगा शिकंजा। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चीन की सामत आ रहे हैं भारत। जी 29 जुलाई को पहुंचेगा राफेल। 5 राफेल विमान फ्रांस से निकल गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर, रूस ने दिया चीन को तगड़ा झटका। दरअसल अब S-400 मिसाइलों की आपूर्ति पर लगाई रोक, डील को किया पूरी तरीके से सस्पेंड। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस बीच पाकिस्तान ने 30 लाख लोगों का नरसंहार और लाखों महिलाओं का बलात्कार हम नहीं भूल सकते हैं। बांग्लादेश का पाकिस्तान को करारा जवाब। तो सब कुछ खबरें की जानेंगे, जहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी का राजनीतिक अस्तित्व 2019 में ही हो गया है अस्त। बीजेपी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस को भी डुबाएंगे। सब कुछ खबरें जानेंगे। आईपीएल को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रही है और आज कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है देश भर में, वो भी आपको बताएंगे। राजस्थान के घटनाक्रम के बारे में आपको बताएंगे। सुशांत सिंह सुसाइड केस को लेकर एक बड़ी खबर निकल के आई है, उसको लेकर भी हम आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें राज्य दर राज्य देश दुनिया की खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोरोना को हराएगा बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 14 लाख के आंकड़े पार कर गए। दरअसल 14,40,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, तो वहीं मृतकों की संख्या 32,000 के आंकड़े पार कर गई। 32,866 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो वहीं रिकवर और स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9,21,000 को पार कर गया है। वर्तमान में एक्टिव केसेस की बात करें तो 4,85,000 वर्तमान में एक्टिव केसेस हैं। तो ये राज्य दर राज्य और देश भर के आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पीएम मोदी सरकार ने एक बार फिर से चीन पर किया डिजिटल स्ट्राइक। 47 और चीनी ऐप को किया भारत में बैन। अब तो सिर्फ पबजी और अली बाबा पे है नज़र। दरअसल सरकार ने चीन की 47 और ऐप को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही अब तक चीन की कुल 106 मोबाइल ऐप्स को देश की संप्रभुता, एकता और सुरक्षा के लिए नुकसानदेह बताते हुए रोक लगा दी गई है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि 47 नई चीनी ऐप पर रोक लगाई गई है। वो अब पहले बंद की गई ऐप की ही प्रतिरूप अथवा भिन्न रूप से। सूत्रों ने बताया है कि इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया है। जिन नई ऐप पर रोक लगाई गई है उनकी सूची तुरंत उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि चीन का अगर यही अड़ियल रवैया रहा तो अब पबजी, अली बाबा समेत कई और चीनी ऐपों पर प्रतिबंध पीएम मोदी सरकार लगा सकती है। इसको लेकर लगातार खाका तैयार किया जा रहा है और किस तरीके से कूटनीतिक झटका चीन को दिया जा सकता है, झटके पे झटका मोदी सरकार रणनीति तैयार कर रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राफेल का इंतजार हुआ खत्म। फ्रांस से 5 विमानों ने भरी उड़ान। 29 जुलाई तक पहुंचेगा चीन का कब्र बनाने वाला राफेल। आपको बता दें कि फ्रांस से भारत को मिलने वाले मल्टी रोल लड़ाकू विमान राफेल का इंतजार अब खत्म हो गया। सोमवार को 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत के लिए रवाना हो गए। इन विमानों ने दोपहर करीब 12:30 बजे फ्रांस के अमेरिको ग्राग बेस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। ये बुधवार को भारत की अम्बाला एयरबेस पहुंचेंगे। भारत आने के दौरान ये 5 विमान संयुक्त अरब अमीरात में अबुधाबी के करीब अल दफ्रा फ्रेंच एयरबेस पर रुकेंगे। वहाँ से ये बुधवार को अम्बाला पहुँच जाएंगे। फ्रांस से खरीदे गए इन 5 राफेलों में से 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं और 3 लड़ाकू विमान हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी सीमा गतिरोध के बीच राफेल जेट जंगी विमानों की पहली खेप को अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा वायुसेना। इनमें 60 किलोमीटर तक मारक क्षमता होती है। और आपको बता दें कि इसके बाद से ही ट्विटर पर राफेल ही ट्रेंड कर रहा है। और चीन की कब्र खोदने वाले लड़ाकू विमान की एंट्री होने के बाद अब चीन भी पूरी तरीके से सुर बदलते नजर आ रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि रसिया ने चीन को दिया बड़ा झटका। दरअसल S-400 मिसाइलों की आपूर्ति पर लगाई पूरी तरीके से रोक। दरअसल आपको बता दें कि चीन को एक और झटका मिला है रूस की तरफ से। रूस ने सतह हवा से मार करने वाली S-400 मिसाइलों की आपूर्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है। यानी अब चीन को अपने S-400 सिस्टम के लिए रूस से ज़रूरी मिसाइलें नहीं मिलेंगी। भारत से तनाव के बीच ये चीन के लिए एक बड़ा झटका है। हालांकि चीन ये मानने को तैयार नहीं है। चीनी अखबार सोहू में कहा गया है कि रूस ने मिसाइलों की आपूर्ति की फिलहाल निलंबित कर दिया है। कुछ हद तक
हम ये कह सकते हैं कि ये चीन के हक में है, क्योंकि हथियारों की डिलीवरी का काम काफ़ी जटिल है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर रसिया की डिलीवरी होने के बाद चीन भी तिलमिलाया हुआ है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम में उन्होंने रसिया के रूस के ही एक जगह को उन्होंने अपना बताते हुए रूस को भी धमकी दे डाली है, जिससे मामले कुछ और बढ़ते नजर आ रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। दरअसल भारत के खिलाफ बना रहा था रणनीति पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश ने कहा कि 30 लाख लोगों का नरसंहार, महिलाओं से बलात्कार हम नहीं भूल सकते हैं। आपको बता दें कि जुल्म और सितम की वजह से 1971 में देश का बड़ा हिस्सा खो चुका पाकिस्तान इन दिनों अपने आका चीन के कहने पर बांग्लादेश से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान भले ही 5 दशक पुरानी घटना भूल गया, लेकिन बांग्लादेश का जख्म अभी भी हरा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का नरसंहार और महिलाओं से बलात्कार बांग्लादेश कभी नहीं भूल सकता है। पाकिस्तान ने अभी तक इसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगी है। भारत के खिलाफ एजेंडे को बढ़ाने के लिए चीन की चाल के तहत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 22 जुलाई को बांग्लादेश की समकक्ष शेख हसीना से फ़ोन पर बात की थी। बताया गया था कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बाढ़ और कोविड-19 महामारी के अलावा द्विपक्षीय सहयोग और बेहतर संबंधों को लेकर भी बात हुई है। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को भी उठाया था। राजनीतिक पंडित ये उत्सुकता से बांग्लादेश की ओर से नज़र टिकाए हैं कि अगला कदम क्या होगा। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि बेहद ख़राब इतिहास की वजह से इस्लामाबाद और ढाका के बीच बेहतर संबंध नहीं बन सके। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी का तंज, राहुल का कैरियर खत्म हो चुका है और अब तो वो कांग्रेस का भी कैरियर खत्म करने वाले हैं। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक बार फिर से झूठ बोलने और सेना का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा है कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान चीन ने भारत की 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा जमाया। पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी चाहे तो जितने झूठ बोल ले, लेकिन उनके परिवार पर लगा कलंक कभी नहीं मिट सकता है। इसलिए चीन और पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने वाली पार्टी उसे नसीहत ना दे। राजनीतिक कैरियर की चिंता किए बिना सच बोलने के राहुल गांधी के दावों पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा है कि उनका कैरियर बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी का भी कैरियर खत्म ही करना चाहते हैं। इस तरीके से बीजेपी ने तंज कसा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि देश भर में कांग्रेस पार्टी कर रही है आज प्रदर्शन। हिरासत में लिए गए दिल्ली और यूपी के प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच विधानसभा सत्र को लेकर खींचतान जारी है। राज्यपाल कलराज मिश्र के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित राजभवन में भी बाहर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन चल रहा था। प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू समेत कांग्रेस नेता पीएल पुनिया समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर राज्य सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के साथ ही हत्या कर रही है। यूपी कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या नहीं सहेंगे। केंद्र की भाजपा सरकार जनता की परेशानी दूर करने की बजाय जनता द्वारा चुनी गई सरकार को गिरा रही है। ये हम कतई नहीं सहने वाले। तो इस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग, यूएई ने किया कंफर्म, आईपीएल करवाने के लिए बीसीसीआई से मिला ऑफिशियल लेटर। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आगाज 19 सितंबर से यूनाइटेड अरब अमीरात में होना लगभग तय है। आईपीएल चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने इस बात की पुष्टि की थी। उनके मुताबिक ये 19 सितंबर से शुरू होकर 8 नवंबर तक होगा। ये पूरा 51 दिनों का आईपीएल होगा। हालांकि अभी बीसीसीआई को भारत सरकार की मंजूरी मिलना बाकी है। बीसीसीआई ने अमीरात क्रिकेट बोर्ड को इसके मद्देनज़र ऑफिशियल लेटर लिखा था और इमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने कंफर्म किया है कि उन्होंने बीसीसीआई का लेटर मिल गया है। यानी अब आईपीएल होगा तो यूएई में ये कंफर्म लगभग हो चुका है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल ने कहा है बुला सकते हैं विधानसभा सत्र, माननी होगी ये बातें। दरअसल राजस्थान के सियासी संकट के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन राजस्थान सरकार को सशर्त विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। राज्यपाल ने अपने निर्देश में कहा है कि सरकार वर्तमान परिस्थितियों में 21 दिन की समय सीमा में सत्र आहत करें, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विधायकों को विधानसभा में आने में परेशानी न हो। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा है कि सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना बेहद जरूरी होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान सरकार को सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है, लेकिन उनके सामने कई शर्तें रख दी हैं। सत्र है कि 21 दिन की समय सीमा में आहुति करने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। राज्यपाल ने सरकार से पूछा कि विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार किया जाएगा।
क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसमें 2000 विधायकों के अलावा 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारियों को एकत्रित करने पर कोरोना के संक्रमण का खतरा नहीं होगा? तो इस तरीके से राज्यपाल ने जवाब मांगा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। देश में आतंक फैलाने वालों पर अब रहेगी स्पेशल 44 की नज़र। गृह मंत्रालय ने बनाई खास टीम। केंद्र सरकार अब आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। सरकार ने यूएपीए संशोधन विधेयक के नए कानून के तहत दर्ज मामलों पर कार्रवाई करने के लिए नई टीम बनाने के इस टीम को स्पेशल 44 का नाम दे दिया गया है। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि भारत में आतंक फैलाने या आतंक में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति की संपत्ति पर ये टीम नज़र रखेगी। इस टीम में 44 स्पेशल अधिकारी होंगे। इस टीम में इंटेलिजेंस ब्यूरो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, आरबीआई, गृह मंत्रालय, सेबी, राज्यों की एटीएस, राज्यों की सीआईडी सहित दूसरे विभाग भी शामिल होने वाले हैं। तो ये एक बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सुशांत के शरीर में नहीं था किसी तरीके का कोई जहर, सामने आ गई है बिसरा रिपोर्ट। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के निधन को लेकर पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इसी के चलते उनकी बिसरा रिपोर्ट की अहमियत काफ़ी बढ़ गई थी। सुशांत की बिसरा रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार सुशांत के शरीर में किसी तरह का कोई जहर नहीं था। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत को 14 जून को दोपहर में मुंबई के अपने अपार्टमेंट में फांसी लगाकर जान दे दी थी। उसी रात को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुशांत की मौत की वजह आत्महत्या बताई गई थी। वहीं 25 जून को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। 5 अक्टूबर डॉक्टर की टीम ने इस रिपोर्ट को तैयार किया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुशांत की मौत फांसी लगाने के बाद दम घुटने से ही हुई है। जहां मुंबई पुलिस सुशांत राजपूत मौत की सुसाइड बता रही है, वहीं कंगना रनौत समेत कई फैंस इसे मर्डर मान रहे हैं। और सुशांत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर काफ़ी लंबी बहस भी छिड़ी, तो अब कई लोगों की इससे पूछताछ भी हो रही है। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। सीएम केजरीवाल ने लॉन्च किया रोजगार बाजार। नौकरी के लिए jobs.delhi.gov.in पोर्टल शुरू। देश की राजधानी में कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव से पिछले कुछ सप्ताहों में कमी आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सफलता को दिल्ली मॉडल से जोड़ते हैं। उन्होंने सोमवार को कहा है कि दिल्ली मॉडल की भारत और विदेश में चर्चा हो रही है। मौजूदा समय में दिल्ली की रिकवरी रेट 88% है। सिर्फ 9% लोग ही बीमार हैं। इनमें से 2 से 3% लोग ही मौत हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली मौतों में कमी आने का दावा किया है। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने jobs.delhi.gov.in नामक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर लोगों को नौकरी देने वालों और नौकरी की चाह रखने वाले दोनों ही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये केजरीवाल मीडिएटर बन चुके हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राम मंदिर उद्धव ठाकरे ने कहा ई भूमि पूजन का सुझाव दिया। बोले हर कोई जाना चाहता है अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना के साथ बातचीत में कहा कि हर कोई अयोध्या जाना चाहता है, लेकिन कोरोना के कारण स्थिति खराब है। उद्धव ने सुझाव दिया कि अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई भूमि पूजन कर सकते हैं तो इससे देश के तमाम लोग भी देख सकेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरा रुख कभी नहीं बदलेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर उद्धव ने कहा कि एक व्यक्ति के रूप में मैं हाँ या ना में कोई जवाब दे सकता हूँ। संयोग से मैं पिछले साल नवंबर में अयोध्या गया था और अगले नवंबर में विवाद सुलझ गया और मैं सीएम बन गया हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा या फिर नहीं ये समय बताएगा, लेकिन अंधविश्वासी मैं नहीं हूँ। तो इस तरीके से गोल गोल घुमा कर उन्होंने बातें कही हैं। हालांकि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसको लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर है। ऐश्वर्या और आराध्या ने दी कोरोना वायरस को मात, हॉस्पिटल से मिली छुट्टी। कोरोना वायरस से संक्रमित हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन को नानावटी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या भी कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। गौरतलब है कि 11 जुलाई को अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद 12 जुलाई को ऐश्वर्या और आराध्या ने भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। दोनों में पहले इस बीमारी के लक्षण नहीं थे, घर पर क्वारंटीन थे, लेकिन कुछ तबीयत बिगड़ने के बाद हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था। हालांकि अब उन्हें नानावती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, आपको बता दें कि 1,62,00,000 के आंकड़े पार कर गए। दरअसल 1,62,62,000 मामले सामने आए, तो वहीं 6,48,000 के करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 43,12,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,49,000 करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 24,19,000 कन्फर्म केसेस, तो 87,000 करीब लोगों की मौत हो गई। जबकि इंडिया में
14,35,000 कन्फर्म केसेस तो 32,000 करीब लोगों की मौत हो गई। रसिया में भी 8,18,000 कन्फर्म केसेस तो 13,000 ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में ये कोविड-19 के आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।